नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। खबर वो नहीं है जो बताई जा रही है, खबर वो है जो छुपाई जा रही है। उन खबरों के सच को खंगालने की कोशिश करेंगे हम, तो हाशिए पर पड़ी हुई इन खबरों को हाल भी पूछेंगे, सीधा आपसे सरोकार जिनसे रिश्ता है आपसे। हमारे इस शो में कई स्पेशल सेगमेंट हैं जिनमें हम कोशिश करते हैं कि आपको समाज के हर पहलू से रूबरू करवा दें। अपने खास पॉलिटिकल सेगमेंट तह तक में आज हम आपको सियासत के उस नए खिलाड़ी से मिलवाएंगे जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो संसद में बीजेपी का नया डायनामाइट है। आज हम देश के जाने माने चेहरों के साथ शो में डिस्कशन करेंगे सबसे बड़ी खबर पर जो पानी से जुड़ी हुई है। इसमें हम पानी के गिरते स्तर की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे कि सियासत के उस गिरते स्तर की जिसमें नेताओं की आंखों का पानी कहीं सूख गया है। देश की बात में आपको हौसला देने वाली खबरें हम जरूर दिखाते हैं। आज झारखंड की खबर दिखाएंगे। एडिटर्स चॉइस वो सेगमेंट है जिसमें मैं आपको अपने पसंद की एक खबर दिखाने की कोशिश करती हूं कि कैसे वो आपसे ताल्लुक रखती है। चुनकर लाते हैं देश के कोने कोने से उस खबर को। देश की बात में देश का पहला ये ऐसा बुलेटिन है जिसमें आपके गांव की खबर भी होती है। तो इंटरनेशनल खबरों के लिए हम बीबीसी स्टूडियो लेकर आपको लंदन चलते हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबरों से। उज्जैन में तेज आंधी और बारिश के कारण सिंहस्थ कुंभ में 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है। मृतकों में एक साधु भी शामिल हैं। बारिश के कारण पंडाल गिरने से यह हादसा हुआ है। कई जगह पर टेंट के गिरने की खबर भी आ रही है। काफी संख्या में लोग घायल हुए हैं। तकरीबन 40 लोगों की संख्या बताई जा रही है। सिंहस्थ में देश विदेश से लाखों लोग उज्जैन में जुटे हैं और लगातार यहां आने का सिलसिला बना हुआ है। राज्यसभा में आज अगस्टा डील मामले में कांग्रेस आक्रामक नजर आई। बिचौलिए मिशेल ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार गांधी परिवार का नाम लेने का दबाव बना रही थी, लेकिन दबाव में नहीं आने की वजह से ही उसे परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस ने आज ये सवाल भी उठाया कि सुब्रमण्यम स्वामी को इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज आखिर मिले कैसे। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आज राम मंदिर पर नया राग छेड़ा। स्वामी ने जोर देकर कहा कि इसी साल मंदिर का निर्माण होगा। उनके इस बयान पर आज राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। स्वामी ने आस्था से जुड़ा मामला बताते हुए कहा कि मंदिर पर जल्द फैसला होना चाहिए, वहीं इसके लिए सरकार को पहल भी करनी चाहिए। हरीश रावत से अब सीबीआई पूछताछ करेगी। उत्तराखंड में एक तरफ राष्ट्रपति शासन पर सस्पेंस कायम है तो दूसरी तरफ स्टिंग ऑपरेशन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ सकती है। सीबीआई ने हरीश रावत को सम्मन भेजकर सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर आज नई दिल्ली में देश की राजधानी में अहम बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, एनएसए अजीत डोभाल और सेना प्रमुख मौजूद रहे। बैठक में सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने, आतंकियों की घुसपैठ रोकने पर फैसला लिया गया और अलगाववादी नेताओं से निपटने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। विदेशी कंपनीज देश छोड़कर जा सकती हैं, इस दलील के साथ केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली एनसीआर में डीजल कैब पर बैन के खिलाफ केंद्र ने कोर्ट में दलील दी है कि बैन से कॉल सेंटर और बीपीओ के कामकाज पर असर पड़ा है, जिसकी वजह से देश को अरबों रुपए का नुकसान हो सकता है। इस मामले पर अगली सुनवाई 9 मई को होगी। प्रधानमंत्री की सभी योजनाओं की अब हर महीने समीक्षा होगी और इस समीक्षा की जिम्मेदारी नीति आयोग की होगी। योजनाओं के मूल्यांकन के साथ साथ नीति आयोग पर ही इसमें आने वाली बाधाओं को दूर करने की जवाबदेही भी होगी। अगर आप रेलवे से सफर करते हैं तो आपके लिए बुरी खबर हो सकती है। आईआरसीटीसी की साइट हैक कर करीब 1 करोड़ कस्टमर्स के पर्सनल डेटा चोरी होने की आशंका जताई जा रही है। आईआरसीटीसी ने डेटा चोरी होने की बात की जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन वेबसाइट हैकिंग की खबर से इनकार किया है। रेलवे की इस वेबसाइट पर रोजाना तकरीबन 3 से 4 करोड़ लोग पीएनआर स्टेटस चेक करते हैं। छेड़छाड़ की घटना का विरोध करने में अपनी जान गंवाने वाले 2 जांबाज दोस्तों को आज 5 साल बाद इंसाफ मिला। मुंबई की कोर्ट ने 2011 में हुए कीनन रुबेन मर्डर हत्याकांड मामले में सभी चारों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपियों ने कीनन और रुबेन पर उस वक्त हमला कर उनकी हत्या कर दी थी जब उन्होंने अपनी महिला मित्रों के साथ कुछ लोगों की बदतमीजी का विरोध किया था।
बुंदेलखंड की चर्चा आज दिन भर रही। वजह पानी की कमी नहीं बल्कि उस ट्रेन की वजह से जो पानी पहुंचाने के लिए पहुंची लेकिन बुंदेलखंड नहीं पहुंच सकी। झांसी यार्ड में खड़ी इस ट्रेन का सच क्या है कि दिन भर की कवायद के बाद भी साफ नहीं हो सका। सच की पड़ताल करेंगे ठीक 9:30 बजे तो जानेंगे कि ये ट्रेन आखिर चलेगी कब। यूपी के मथुरा की एक प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील में 2 बच्चों की मौत हो गई है। मथुरा की कांशीराम कॉलोनी के स्कूल में बच्चों को मिड डे मील में दूध पीने को दिया गया था, जिसके बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तकरीबन 24 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। बंगाल में आज काफी संख्या में लोगों ने पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बांग्लादेश से भारत में शामिल 9000 लोग काफी उत्साह के साथ पहली बार लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हुए। आखिरी चरण में बंगाल में 84% वोटिंग हुई है। 19 मई को नतीजे आएंगे। नाबालिग से रेप के आरोपी गोवा के विधायक बाबुल ने आज पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। विधायक के खिलाफ नाबालिग से रेप का केस दर्ज किया गया था। पुलिस का दावा है कि इस 16 वर्षीय लड़की को उसकी सौतेली मां से 50 लाख रुपए में विधायक ने खरीदा था, क्योंकि लड़की ने ये पुलिस को जानकारी दी है। और सक्षम लोग बिहार में रिजर्वेशन नहीं लें, ये अपील की है खुद अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने। सत्ताधारी पार्टी जेडीयू ने इससे पल्ला झाड़ लिया है तो विपक्ष के साथ ही आरजेडी और कांग्रेस ने भी निंदा की है। रतन लाल ने अपने बयान में कहा है कि संपन्न लोगों को अब आरक्षण का लाभ छोड़ देना चाहिए। बिहार में आरक्षण पर सियासत इसके साथ ही गर्म हो गई है। बात सोशल मीडिया की करते हैं, जहां दोस्ती के कई दिलचस्प किस्से हमने सुने हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की एक युवती को फेसबुक पर की गई दोस्ती महंगी पड़ गई। इतनी महंगी कि जान बचाकर भागना पड़ा। जी हां, फेसबुक पर अलीगढ़ के एक युवक के साथ जीने मरने की कस्में खाई, धर्म परिवर्तन कर शादी भी की, लेकिन 3 महीने में झूठ सामने आया और वो जान बचाकर घर वापस पहुंची। और अब बात उस नेता की जो एक जमाने में राजीव गांधी का इतने खास माने जाते थे कि उनके बिना पूछे शायद वो कोई काम नहीं करते थे। ये नेता कुछ दिन बाद चंद्रशेखर के बेहद करीबी हो गए और उनकी सरकार में मंत्री भी बने। वो जयललिता के भी किचन कैबिनेट में शामिल रहे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराने के लिए उन्होंने सोनिया गांधी को जयललिता से मिलवाया था। आज वो सोनिया से इतने खफा हैं कि हर बयान में उन्हें जेल भेजने की बात करते हैं। उनका इतिहास जानते हुए भी आखिर बीजेपी उन्हें कैसे सिर आंखों पर बैठा रही है, तह तक की इस रिपोर्ट में देखिए। Dear Peter, Mrs. Gandhi and our closest advisors are people that Sonia is the main driving force behind this deal or etc. etc. अगस्टा वेस्टलैंड को लेकर संसद में रक्षा मंत्री उतना नहीं बोले जितना सुब्रमण्यम स्वामी गरज चुके हैं। बीजेपी नेता भले ही सीधी अदावत से बचते हों, स्वामी सीधे सोनिया गांधी का नाम लेते हैं। The letter seized by the Italian investigators shows that the main middleman, Christian Michel, who's still a fugitive, writes to Peter Hewlett, then India's sales head of the chopper company, that Sonia is the main driving force behind this deal. बीजेपी में स्वामी की वक्त का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि नकवी ने कल बीजेपी के सारे सांसदों का वक्त स्वामी को अलॉट करवा दिया था। आखिर क्या वजह है कि हर तरफ स्वामी ही स्वामी छाए हुए हैं? दरअसल बीजेपी का एजेंडा है कांग्रेस मुक्त भारत और उसको आगे बढ़ा रहे हैं स्वामी गांधी परिवार का विरोध करके। कांग्रेस के करप्शन को बीजेपी सामने लाना चाहती है तो स्वामी गांधी परिवार पर सीधे हमला करते हैं। बीजेपी राहुल गांधी को रोकना चाहती है तो राहुल पर सीधे हमले स्वामी करते हैं। मंदिर का मुद्दा बीजेपी की प्राथमिकता है तो उसे हवा देने का काम स्वामी करते हैं। संघ को साथ लेकर चलना बीजेपी की जरूरत है तो स्वामी संघ के साथ आज करीबी रिश्ते निभा रहे हैं। दरअसल स्वामी को आप इंडियन विकिलीक्स की तरह समझ सकते हैं, जिनके पास ऐसी जानकारियां रहती हैं जो शार्लॉक होम्स के पास भी नहीं रही होंगी। अपने जासूसी ज्ञान को कानूनी किताब में जोड़कर स्वामी ऐसा कुछ बोल देते हैं कि विपक्ष कमजोर पड़ जाता है। पर लोगों को गुमराह करने का, नाम बदनाम करने का और अपनी नाकामयाबियों से, अपनी कारगुजारियों से
लोगों का ध्यान हटाने का। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी के लिए कहा जाता है कि वो अवसर को समझते हैं। इंदिरा गांधी की खिलाफत करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी राजीव गांधी के करीबी रहे एक वक्त, और 1999 में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। लेकिन अब ये तीर अपनी दिशा बदल चुका है, क्योंकि ये केंद्र सरकार की नई स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन चुका है। हेरल्ड से लेकर हेलीकॉप्टर तक हर जगह अगर सोनिया राहुल को लगने वाला शब्द बाण स्वामी के मुंह से निकलता है तो उसकी वजह साफ है। राज्यसभा में कमजोर दिख रही बीजेपी के लिए वो अब पॉलिटिकल डायनामाइट बन गए हैं, क्योंकि बीजेपी ने इस बात को समझ लिया है कि स्वामी जिसके पीछे पड़ जाते हैं उसे खत्म करके मानते हैं। तो सुब्रमण्यम स्वामी अब राज्यसभा में अरुण जेटली से लेकर रविशंकर प्रसाद, तमाम उन नेताओं की थोड़ी सी अगर कहें मुश्किलें कम कर सकते हैं जिनकी चुनौती थी कि कैसे राज्यसभा में कांग्रेस से पार पाएं, और लगातार सुब्रमण्यम स्वामी उसे प्रूव करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं उस खबर का जो मुंबई से आ रही है। मुंबई में आज अदालत से एक ऐसा फैसला आया जिसने समाज की सोच को बदलने की बुनियाद तैयार की है। 2 लोगों की हिम्मत को अदालत ने सलाम करते हुए 4 गुनहगारों को उम्र कैद की सजा दी है। देखिए इस रिपोर्ट में। रुबेन और कीनन आज दुनिया में नहीं है, लेकिन इंसाफ की पहली किश्त उन तक पहुंच गई है। विशेष अदालत ने उनके 4 हत्यारों को तब तक जेल में रहने का हुक्म दिया है जब तक उनकी जान न चली जाए। मामला फास्ट ट्रैक था, फिर भी 5 साल लग गए। उम्र के इस पड़ाव पर अपना सब कुछ खो चुके पिता को कचहरी ने एक मुस्कुराहट बख्श दी है। हम एकदम संतोष है, हमको जो हम जो चाहता था हमको वही मिला है। साल 2011 के 20 अक्टूबर को इन दोनों की चाकू से गोदकर इसलिए हत्या कर दी गई थी क्योंकि इन्होंने अपने साथ आई महिला दोस्तों के साथ छेड़खानी का विरोध किया था। 20 लोगों ने उस रात हॉकी और चाकू के दम पर मुंबई शहर को जंगल बना दिया था। इन दोनों ने उस जंगल राज को कबूल नहीं किया, उससे जंग की, और अब अदालत ने उनके हौसले को इंसाफ दिया है। ये चारों आरोपी को कीनन एंड रुबेन की हत्या में आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जब तक जिंदा है तब तक उनको जेल में रहना है, ये सजा कोर्ट ने फरमाई है। याद कीजिए, सबके सामने दिल्ली में किसान ने फांसी लगा ली थी। लोग वीडियो बनाते रहे, निर्भया सड़क पर तड़पती रही, कोई उसे उठाने नहीं आया। हमारी आपसे गुजारिश है कि तमाशबीन मत बनिए। सिर्फ वीडियो वायरल करने से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं तो हम गवाह तो बन ही सकते हैं। इस सोच को बदलिए कि कुछ नहीं हो सकता। इस सोच को बदलिए कि पुलिस और प्रशासन तंग करके रख देंगे। इस सोच को बदलिए कि कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि सच का साथ देने वालों को न्याय मिलता है, भले ही जान देने के बाद। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा जान देने के बाद ही न्याय मिलेगा। मुंबई से आए इस फैसले ने एक नई उम्मीद जगा दी है। देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क। उम्मीद करते हैं मुंबई उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद आप अपने आसपास ऐसी घटनाओं को होते हुए देखेंगे नहीं, रोकने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आज भले ही देश भर में बात प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर हो रही हो, लेकिन हम आपको लेकर चलते हैं उस एक छोटे से शख्स की कहानी दिखाने, जिसकी कामयाबी भले ही सुर्खियां नहीं बन पाई हो, लेकिन यकीन मानिए उसकी हिम्मत लाखों लोगों के लिए एक मिसाल है। और प्राइम टाइम में ऐसे लोगों को जगह देकर हम हमारे सामाजिक सरोकारों को, पत्रकारिता की जो वाकई जिम्मेदारी है, उसे सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए हमारे साथ झारखंड छोटी सी कहानी दिखाते हैं आपको। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसी फलसफे पर 10 साल की उम्र से झारखंड के तोरपा का रहने वाला मंगरा अपनी जिंदगी की गाड़ी को रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ा रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 10 साल की उम्र में ही एक हादसे के दौरान दोनों हाथ खो चुके मंगरा के लिए ये बड़ी चुनौती थी।
आज वो अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी ही नहीं उठा रहा, बल्कि व्यवस्था से अपील भी कर रहा है कि नीतियों को ठीक से लागू किया जाए। और मंगरा की सोच से ही मेल खाती है सांसद महोदय की सोच भी। ईटीवी की पहल पर जिला प्रशासन ने भी इस दिव्यांग की मदद करने का भरोसा जताया है। कमजोरी से लड़ने की बजाय उसे ताकत बनाकर मंगरा ये संदेश दे रहा है कि शारीरिक अक्षमताओं से सामना करना मुश्किल नहीं है। तो देश के लाखों लोगों के लिए वो एक मिसाल है। भारत की शान बढ़ाने वाले इस नौजवान को हमारा सलाम। और ब्रेक के बाद आपको लेकर चलेंगे किस तरह से ट्रेन पर सियासत हो रही है। दिखाएंगे आपको उत्तर प्रदेश में पानी से हाल किस तरह से बेकदर है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको लेकर चलेंगे बीबीसी लंदन के स्टूडियो, जहां अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए होगी मेरी सहयोगी। बने रहिएगा आप ईटीवी नेटवर्क पर। This is the BBC in London, identifying the line for the BBC Hindi service. ये BBC लंदन है और ये लाइन BBC हिंदी सेवा की पहचान कर रही है। This is the BBC in London, identifying the line for the BBC Hindi service. नमस्कार, स्वागत है आप सबका। यह है बीबीसी दुनिया और मैं हूं नेहा भटनागर।
सीरियाई शहर अलेप्पो में रुकी लड़ाई, अमेरिका और रूस के दबाव के बाद विद्रोहियों और सीरियाई सेना के बीच अस्थायी युद्ध विराम। इराक में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन जारी, शिया नेता मुक्तदा अल सद्र एक बार फिर सियासी उठापटक के केंद्र में। बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट ने जमाते इस्लामी के प्रमुख की फांसी की सजा को रखा बहाल। मनोचिकित्सकों ने सुझाया घबराहट और डर का हाईटेक इलाज, कंप्यूटर और स्पेशल गॉगल से हो सकती है जिंदगी आसान। और लंदन में बेघर लोगों की मदद के लिए सिख संस्था ने सड़कों पर लगाया लंगर, बड़ी संख्या में आते हैं जरूरतमंद लोग। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। सीरिया के अलेप्पो शहर में युद्ध विराम के ऐलान के बाद आज शांति है। अमेरिका और रूस के बीच कल अलेप्पो में युद्ध विराम लागू करने पर सहमति हुई थी। हालांकि सीरियाई सेना ने कहा है कि युद्ध विराम सिर्फ 48 घंटे के लिए लागू रहेगा। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने कहा है कि उनकी सेना अलेप्पो पर पूरी तरह से जीत के अलावा दूसरा कुछ मंजूर नहीं करेगी। फरवरी में सीरिया में जिस युद्ध विराम पर सहमति हुई थी उसमें अलेप्पो शामिल नहीं था। वहां लड़ाई जारी रही। सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए इस वीडियो से वहां के हालात का अंदाजा मिलता है। हालांकि बीबीसी ने इस फुटेज की पुष्टि नहीं की है। अलेप्पो के कुछ हिस्से पर राष्ट्रपति असद का विरोध करने वाले हथियारबंद विद्रोहियों का कब्जा है, कुछ पर सीरियाई सेना का। और पिछले एक हफ्ते में दोनों के बीच लड़ाई भड़क उठी है। मगर बुधवार को सीरिया के सरकारी टेलीविजन पर कहा गया कि सीरियाई सेना युद्ध विराम को 48 घंटों के लिए अलेप्पो में भी लागू करने के लिए मान गई है। और ये अमेरिका और रूस के दबाव के बाद मुमकिन हो पाया, जो सीरिया में संघर्षरत अलग अलग पक्षों के साथ खड़े हैं। अमेरिका विद्रोहियों के साथ है, रूस सीरियाई राष्ट्रपति के साथ। सभी प्रभावशाली ताकतों, खासकर रूस और ईरान को सीरिया सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि वो अपना दायित्व पूरा करे। अमेरिका भी विद्रोहियों को समझाएगा। समझा जाता है कि जॉर्डन से लगी सीमा पर जमा हजारों शरणार्थियों में से कम 5,000 लोग अलेप्पो से भाग कर आए हैं। अलेप्पो में युद्ध विराम कितना प्रभावी रहता है, इस पर दूसरों के अलावा उनकी भी निगाहें लगी होंगी। और अब एक नजर डिजिटल दुनिया की हलचल पर। बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामी कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी के प्रमुख मोतिउर रहमान निजामी अपनी मौत की सजा के खिलाफ अपील हार गए हैं। 72 साल के निजामी को यह सजा 1971 में पाकिस्तान से आजादी की जंग के दौरान युद्ध अपराधों के सिलसिले में सुनाई गई थी। उन पर नरसंहार, बलात्कार और उत्पीड़न के आरोप थे। तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दावुतोगलू ने आज घोषणा की कि वो इस महीने होने वाली पार्टी कांग्रेस में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति एर्दोआन से मतभेद के चलते उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। राष्ट्रपति एर्दोआन चाहते हैं कि तुर्की में प्रेसिडेंशियल सिस्टम लागू हो, लेकिन प्रधानमंत्री इससे सहमत नहीं थे। कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में जंगलों में लगी आग की वजह से आपातकाल घोषित कर दिया गया है। जंगलों में आग लगने से फोर्ट मैकमरे शहर के 88,000 लोगों को शहर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ये आग शहर के ज्यादातर हिस्से को तबाह कर सकती है। रविवार को लगी बड़ी आग तेजी से फैल रही है। ब्राजील के राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ ने बीबीसी के साथ एक खास बातचीत में कहा कि वो निलंबित होने के बाद भी अपनी लड़ाई जारी रखेंगी। महाभियोग का सामना कर रही दिल्मा रूसेफ को अगले सप्ताह निलंबित किया जा सकता है। उन पर अवैध रूप से देश के घाटे को कम दिखाने की कोशिश करने का आरोप है, जिससे वो इनकार करती हैं। यदि महाभियोग का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया तो हम वापस सत्ता में आने के लिए लड़ेंगे। हम इसका लगातार विरोध करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारी जीत हो। हमारी सरकार और हमारे समर्थकों का मानना है कि महाभियोग की प्रक्रिया गैर कानूनी और नाजायज है, क्योंकि ये एक झूठ पर आधारित है। मैं इससे सहमत नहीं कि भ्रष्टाचार के बारे में ब्राजील अन्य देशों से किसी भी तरह अलग है। किसी भी तरह के भ्रष्टाचार में हमेशा ये होता है कि उसे सही दिखने वाले नियमों और प्रथाओं के पर्दे में छिपाया जाए। भ्रष्टाचार की परिभाषा ही यही है कि वो छिपा होता है और ऐसे आचरणों की जांच करना जरूरी है। इराक की राजधानी बगदाद में पिछले 4 हफ्तों से बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं और भ्रष्टाचार पर लगाम कसने की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। शहर के कई इलाकों में लोग धरनों पर बैठे हैं। इनकी अगुवाई शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र कर रहे हैं। बीते 1 महीने में बगदाद की सड़कों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ भारी प्रदर्शन हो रहे हैं।
इन प्रदर्शनों की अगुवाई विवादास्पद शिया धार्मिक नेता मुक्तदा अल सद्र कर रहे हैं। कई बार राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा के बाद वो एक बार फिर इराक में सियासी उठापटक के सूत्रधार बन गए हैं। मैं सिर्फ लोगों की तरफ हूँ, मैं सभी सियासतदानों से दूर हूँ। बगदाद का पूर्वी हिस्सा अल सद्र का गढ़ है। उनके समर्थकों की मांगों में धमकी के स्वर साफ हैं। हम चाहते हैं कि सरकार में टेक्नोक्रेट शामिल किए जाएं। अगर ये नहीं हुआ तो हम सरकार का तख्ता पलटने के लिए काम करेंगे। हम आम हड़ताल करेंगे। फैसला सरकार को करना है। अल सद्र खुद भी धरने पर बैठ चुके हैं, लेकिन शिया सियासतदान भी उनके तौर तरीकों से सहमत नहीं हैं। किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो अपना नजरिया लोगों पर थोपे। सुधार संसद के रास्ते होने चाहिए, सड़कों पर नहीं। एक बार फिर अल सद्र इराकी सियासत के केंद्र में हैं और इस बार तो लगता है कि वो किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। और आज बीबीसी शॉर्ट्स में देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को थिरकते हुए मौज मस्ती करती पुलिस और मंगल पर उतरने वाले रोबोट। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा ने व्हाइट हाउस में स्टार वॉर डे R2-D2 और स्टॉर्म ट्रूपर्स के साथ डांस करके मनाया। ये स्टार वॉर्स फिल्मों के मुख्य किरदार हैं। ऐसी मौज मस्ती करती हुई पुलिस कभी देखी है? ये है न्यूजीलैंड के पुलिसकर्मी। इन्होंने 90 के दशक के एक हिट गाने पर डांस किया और उसे इंटरनेट पर डाला और अब तक इस वीडियो को 53 लाख लोग देख चुके हैं। गौरतलब है कि ये संख्या न्यूजीलैंड की कुल आबादी से भी अधिक है। मिलिए वल्कायरी से नासा का लेटेस्ट ह्यूमनॉइड रोबोट। ये ह्यूमनॉइड रोबोट ऐसे मिशंस पर जाने के लिए बना है जहां पर इंसान नहीं जा सकते। इंसानों जैसे देखने वाले ये रोबोट्स को मंगल पर भी उतारने की योजना है। हम में से कई लोगों को किसी ना किसी चीज से काफी घबराहट या फिर डर होता है, जिसे विज्ञान की भाषा में पैरानोया कहते हैं। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मनोचिकित्सकों ने इस पर काबू पाने के लिए एक हाईटेक तरीका निकाला है, जिसमें मदद करेंगे कंप्यूटर और गॉगल्स। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिकों ने पैरानोया यानी डर और वहम के इलाज के लिए वर्चुअल रियलिटी तकनीक को अपनाया है। वैज्ञानिकों ने पाया कि वहम के शिकार लोग जब वर्चुअल रियलिटी के जरिए अपने वहम का सामना करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उनका डर फिजूल है। ये है टोबी, जो 20 साल से स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज हैं और उनका इलाज चल रहा है। मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। ऐसा लगता था कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। लोगों से बातचीत करना भी मेरे लिए मुश्किल था। टोबी ने इस तकनीक को आजमाया और उनका अनुभव अच्छा रहा। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तकनीक से दिमागी सेहत की देखभाल के तरीकों पर काफी असर पड़ेगा। भारत ही नहीं, यहाँ लंदन में भी बेघर गरीब लोगों के लिए सिख समुदाय के कई लोग फरिश्तों जैसे साबित हो रहे हैं। लंदन में सिखों की संस्था सिख वेलफेयर अवेयरनेस टीम हफ्ते में 3 दिन बेघर लोगों के लिए लंगर लगाती है और वो बताते हैं कि पिछले साल के मुकाबले खाना खाने वाले लोगों की संख्या काफी बढ़ गई है। टीम के वॉलंटियर 4 साल से लंदन के बेघर और गरीब लोगों को खाना खिला रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले 12 महीनों में खाना खाने वालों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। हम हफ्ते में 3 दिन यहाँ बेघर लोगों को खाना खिलाने आते हैं। बेघर लोगों के अलावा यहाँ वो लोग भी आते हैं जो मानसिक रूप से कमजोर हैं या डिप्रेशन का शिकार हैं या फिर जिन्हें जुआ खेलने की लत है। संस्था का कहना है कि सिख धर्म जरूरतमंदों की मदद करना सिखाता है और ये सदियों पुरानी लंगर परंपरा का हिस्सा है। कुछ लोग पूरा दिन सिर्फ इसी खाने से गुजारा करते हैं। मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे लिए ये खाना बहुत जरूरी है ताकि मेरे अंदर पल रहे बच्चे को भी कुछ पोषण मिले। संस्था के सदस्य लंदन में हर हफ्ते करीब 350 लोगों को खाना खिलाते हैं और अब वो लंदन के बाहर भी ये खाना पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। बीबीसी दुनिया में आज बस इतना ही, लेकिन दुनिया और भारत के पड़ोसी देशों की एक्सक्लूसिव और खास खबरों के साथ हम कल फिर इसी वक्त 9:20 पर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। फिर होगी कल मुलाकात। नमस्कार।
एक बार फिर से आपका स्वागत है देश की बात में। भले ही दुनिया के लंदन के स्टूडियो से हम खबरें दिखाएं, भारतीय वहां भी प्रमुखता किस तरह से पाते हैं आपने देखा। और अब आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं उस खबर का, उस ट्रेन का जिसके पास जाने की हम कोशिश करेंगे आज, जो झांसी स्टेशन पर खड़ी है। ट्रेन खाली है या पानी है, उसमें सवारी की जगह पानी भरा है या नहीं है, आज दिन भर यही सवाल सुर्खियों में रहा। आपको बता दें कि ये इलाका वही है बुंदेलखंड का, जहां से पानी की चोरी की खबरें आती हैं। खबरें आती हैं कि दबंग हैंडपंप पर ताला लगा देते हैं और दलितों को पानी नहीं पीने देते। खबरें आती हैं कि पानी की चौकीदारी राइफल और बंदूक लेकर की जा रही है। लेकिन अब किसी को पानी नहीं चाहिए। ट्रेन से राज्यों के सूखे इलाकों में पानी एक्सपोर्ट करने का केंद्र सरकार का मिशन उत्तर प्रदेश में फ्लॉप करने की कोशिश हो रही है। सुरेश प्रभु की रेलवे ने जिस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी, उसे अखिलेश सरकार की लाल झंडी ने आउटर पर रोक दिया है। वैसे तो बुंदेलखंड के नाम पर हर मौके पर यूपी सरकार केंद्र से कुछ न कुछ मांगती रही, लेकिन जब पानी भेजने का ऑफर दिया तो मना कर दिया। लोगों को पानी चाहिए, राज्य पानी के लिए पैसे तो मांग रहा है, सीधे पानी दो तो नहीं ले रहा। मोदी सरकार ने जैसे सीधे सब्सिडी अकाउंट में ट्रांसफर करना शुरू किया है, लगता है उसी फॉर्मूले पर अब सीधे पानी ट्रांसफर कर रही है। दरअसल मामला पानी के सियासी रंग का है। अगले साल यूपी में चुनाव है। इस इलाके से बीजेपी ने सभी चारों लोकसभा सीटें जीती है। उसे विधानसभा चुनावों में भी चमत्कार की उम्मीद है। बीजेपी को यूपी में सरकार बनाने की उम्मीद है तो समाजवादी पार्टी को कमबैक की। सवाल हम केंद्र सरकार से भी पूछ रहे हैं कि प्यासा तो बुंदेलखंड का वो इलाका भी है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां तो किसी ट्रेन ने सीटी नहीं बजाई। दूसरा सवाल ये भी है कि जब राज्य सरकार ने आपसे पानी मांगा ही नहीं, कोई लिखा पढ़ी हुई ही नहीं, तो आप बिना पूछे क्यों पानी भेजना चाहते हैं। हम आज इसी मुद्दे पर हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश ये भी जानने की करेंगे कि जब पानी की ट्रेन वहां पहुंच गई है तो इतना राजनीति का वाटर लेवल क्यों गिर गया है। उसे डूबने के लिए कहीं ऐसा लगता है चुल्लू भर पानी भी कम पड़ रहा है। समझेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि बुंदेलखंड का सियासी गणित और वहां की पानी की समस्या क्या है। दरअसल ये सब कुछ आपको समझाएं, लेकिन उससे पहले बता दें आपको कि कौन कौन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रपाल सिंह सांसद है राज्यसभा में समाजवादी पार्टी से, और हमारे साथ बीजेपी से सांसद हैं भैरव प्रसाद मिश्रा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बाकी सारी इस विषय से जुड़ी हुई जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करूं, उससे पहले दोनों जो हमारे मेहमान हैं उनसे दर्शकों से रूबरू कराने के बाद एक एक सवाल लेना चाहती हूं। चंद्रपाल सिंह जी, सांसद हैं आप राज्यसभा में, जरा बताइए क्या है पूरी कहानी, ट्रेन में पानी है या नहीं है? जो मुझे जानकारी है, क्योंकि मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूं और मुख्य रूप से झांसी का, बताया ये गया है कि झांसी के डीआरएम ने टेलीफोन करके महोबा के जिलाधिकारी को ये बात बताई है कि हम एक ट्रेन पानी भेजना चाहते हैं और वो ट्रेन हम रवाना करना चाहते हैं। जिलाधिकारी ने उनसे कहा कि पानी तो आप भेज रहे हैं, लेकिन पानी को हम अनलोड कहाँ करेंगे, क्योंकि जिन गांवों में पानी की समस्या है, लगभग 41 गांव बताया गया है ऐसे हैं जहां पानी की समस्या है, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने वहां पानी पहुंचाने के लिए टैंकर की व्यवस्था कर रखी है। लगभग हर गांव में 2 टैंकर लगे हुए हैं जो दिन में 4 चक्कर भी लगाते हैं। जिलाधिकारी का साफ कहना है कि 50% पानी की कमी है। तो ऐसे में उस 50% पानी कमी को पूरा करने के लिए अगर केंद्र से मदद मिल रही है तो उसमें मुश्किल क्या है, समस्या क्या है? राजनीति जो हो रही है उसको भूल जाइए, हमें तो सीधे सीधे सर ये समझना है कि समाधान कहाँ है। आप भी लोकसभा में हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठते हैं, मिश्रा जी भी वहीं पर बैठते हैं, आप दोनों जनप्रतिनिधि हैं, आप दोनों की जिम्मेदारी है कि जो छोटी बातों को लेकर सियासत हो रही है उसे दूर किया जाए। मिश्रा जी, क्या वाकई ये इतनी बड़ी बात है, ये इतनी बड़ी समस्या है कि इसको लेकर इसको इस तरह से जो बुनियादी समस्या है पानी की, उसके ऊपर चुनावों को हावी कर दिया जाए इस तरह? निश्चित तौर से ये यहाँ पर एक राजनीति हो रही है, और नहीं तो जो हम सब लोगों ने विषय रखा केंद्र सरकार के सामने, और वहाँ पर पूरे महोबा में समस्या है, बांदा में है, चित्रकूट में है, हमीरपुर में है, तो हमारा पूरे मंडल में समस्या है। और
वहाँ पर सभी तालाब सूखे पड़े हैं, कुएं सूख गए हैं, यहाँ तक कि जो नदियाँ हैं, छोटी मोटी नदियाँ, वो भी सब सूख गई हैं, नदी नाले, और जो बड़ी नदियाँ हैं वो भी पतली धार के रूप में हो गई हैं। तो अभी वो माननीय सांसद कह रहे थे कि वहाँ पर वो डीएम कह रहे हैं कि हम कहाँ करेंगे। अरे तालाबों में ही इतने तालाब हैं, चाहे जहाँ डलवाने का काम करें आप। और साथ साथ जो टैंकर की बात कह रहे हैं, तो टैंकर के लिए अरे महोबा में ही इतने अभी तालाब। मिश्रा जी, आप बांदा से सांसद हैं, आप उस इलाके को जानते हैं, आप इस बात को मानते हैं कि वहां पर परेशानी है, वहां पर पानी की कमी है, पानी अगर पहुंच जाता है तो लोगों को राहत मिलती। ये पानी की ट्रेन जो है, इसमें पानी भरा कहां से जाना था? पानी की ट्रेन खाली बताई जा रही है, ट्रेन में पानी भरना था, कहां से भरना था ये पानी? देखिए, ये पानी का जैसे उन्होंने कहा है ना, हमारी सरकार जो है उसने ट्रेन का एक पूरी रैक उपलब्ध कराने के लिए बात कही है, और पानी भरने के लिए तो वहीं से साधन भर के और वहां पर भिजवाया जाता है, जैसे लातूर में गया है। तो इस तरह से उसकी व्यवस्था की जाती है कि जहां पर जैसी ऐसी गंभीर समस्या है जैसे लातूर में रही है, ऐसे ही हमारे बुंदेलखंड में, विशेषतौर मेरे चित्रकूट मंडल में जिसमें 4 जिले आते हैं, बहुत ही हालत खराब है। बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, तो वहां पर पानी के लिए त्राही त्राही बची हुई है। और अभी भी कोई व्यवस्था, जैसे टैंकर कहते हैं 2-2, अरे मैं तो कहता हूं मुश्किल से कुछ गिनती के टैंकर रवाना करते हैं। अभी वो प्रधान टेंडर कर रहे हैं, प्रधान लोगों का एस्टीमेट ले रहे हैं, अभी तो उन्होंने बहुत से गांवों में लिया ही नहीं है जी। तो यही स्थितियां हैं गाँव की। तो ऐसे ही हर जगहों में पूरे मेरे मंडल में जो 4 जिले आते हैं, और ये स्थिति पूरे है, तो वहां पानी की त्राही बची हुई है। अगर ऐसी स्थिति है, पाइपलाइन बिछी हुई है, चंद्रपाल सिंह जी, आप भी इस बात से तो इत्तेफाक रखते हैं मिश्रा जी जो कह रहे हैं कि पानी की परेशानी है वहां पर, और जब ट्रेन वहां पहुंच गई थी आपकी मदद करने के लिए, तो क्या दिक्कत आ रही है कि उससे लोगों को राहत जल्दी से जल्दी मिले, बजाय कि ट्रेन को वहां खड़ा कर दिया जाए? नहीं, हम आपकी इस बात से पूरी तरीके से सहमत हैं कि बुंदेलखंड में समस्या है। 3 साल से लगातार सूखा पड़ने के कारण समस्या है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने समुचित व्यवस्था इस बात की कर रखी है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रहे जहां तक पानी ना पहुंचे। हर गांव में 2 टैंकर लगाने की व्यवस्था कर दी गई है, और लोकल में जब टैंकर लगा होता है तो एक टैंकर कम से कम दिन में 5 चक्कर लगाता है। तो आपके मुताबिक सिंह साहब, आपके मुताबिक इस ट्रेन की जरूरत नहीं थी और केंद्र को नहीं भेजना चाहिए था, आप ये कहना चाहते हैं? केवल राजनीतिक रंग देने के लिए। सिंह साहब, इस बात को छोड़ दीजिए, हमें इस पे विवाद नहीं करना है कितना राजनीतिक रंग किसके द्वारा दिया जा रहा है। दिन भर टेलीविजन चैनल्स पर लोगों ने यही सुना है। आप मुझे साफ साफ ये बताइए, आपको लगता है केंद्र सरकार को ट्रेन नहीं भेजनी चाहिए थी? नहीं, कहीं भेजी ही नहीं गई है ट्रेन, ना किसी ट्रेन में पानी है। हम झांसी के रहने वाले हैं, वहां तो केवल सियासत की जा रही है कि हम ट्रेन भेजने वाले हैं, इसलिए उस ट्रेन को कहां खाली कराएंगे, कैसे खाली कराएंगे, जिलाधिकारी से ये बात पूछी गई है। ठीक है सिंह साहब, मैं आपकी बात को मान लेती हूं, और देश के दर्शक, उत्तर प्रदेश के लोग जो इस बात को, इस वक्त इस चर्चा को सुन रहे हैं, वो भी आपकी बात से सहमत है कि केंद्र सरकार सिर्फ राजनीति करने के लिए ये पूछ रही है। लेकिन पूछा तो है, क्या ऐसे में आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि चलिए कुछ और मिल रहा है, लोगों को 50% कमी है, उसकी पूर्ति हो जाएगी? अगर राजनीति भी केंद्र करने की कोशिश कर रहा है, आप उसमें भी जनता का हित क्यों नहीं देख रहे हैं? जब हम 20-25 किलोमीटर दूर पानी ट्यूबवेल में उपलब्ध है, आसपास उपलब्ध है, हम उसको लेकर के उन गांवों में सप्लाई कर रहे हैं। उसके अलावा 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर रेलवे स्टेशन पे जाकर के टैंकर पानी लेकर के फिर किसी गांव में जाएगा, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं केवल एक चक्कर लगा पाएगा। और जब बगल में 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर पानी उपलब्ध होगा, तो वो पानी के 5 चक्कर जो है कम से कम उस गांव में लगाएगा, एक व्यक्ति को पानी पहुंचाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इतनी व्यवस्था कर रखी है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि बुंदेलखंड से पानी की समस्या को लेकर जितनी खबरें आई थी उनमें कोई सच्चाई नहीं थी। उत्तर प्रदेश की सरकार हर व्यक्ति को पानी पहुंचाने की कोशिश कर रही है और उसमें सफल है।
बिल्कुल केवल महोबा जिले की जो बात है, 40 गांव ऐसे हैं जिनमें पानी पीने की दिक्कत है। इसलिए उन 40 गांवों में 2-2 टैंकर लगा करके हर गांव में पानी पहुंचाया जा रहा है। कोई गांव ऐसा नहीं है कि जहां पानी पहुंचाने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार ने ना कर रखी हो। एक एक व्यक्ति को एक एक घर में पानी पहुंचाने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिश्रा जी आप भी देखते होंगे, आपके भी लोगों से बात होती होगी। क्या वाकई अगर सरकार इतनी, हालांकि जमीनी हकीकत क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट सबने देखी है, पूरा देश देख रहा है, हर दिन खबरें आती है, लेकिन हम एक बार की मान लेते हैं सिंह साहब की बात को कि पानी की वहां पर कमी जितनी भी है उसको राज्य सरकार पूरी करने की कोशिश कर रही है। संघीय ढांचे की, संवैधानिक व्यवस्था की गरिमा भी है कि आप राज्य सरकार से बात करने के बाद ही इस तरह से किसी ट्रेन को रवाना करें। आपने वो जरूरी नहीं समझा, पूरे देश में बवाल खड़ा कर दिया। एक ट्रेन खड़ी है, पूरा देश सुन रहा है आज, लेकिन उस ट्रेन में पानी कहां के लिए आया, कहां से आया, कहां जाना था, कोई जवाब नहीं है आप लोगों के पास। क्यों नहीं है? अगर हमको ये संघीय ढांचा की वजह से ही तो पूछा जाया गया डीएम से कि कहां भेजा जाए, इसीलिए हम मतलब से केंद्र सरकार ने उसको पूछवाने का काम किया डीएम के माध्यम से, तो ये बात आई है। दूसरा, ये मेरे दोस्त जो अभी आपसे चर्चा कर रहे हैं, ये झांसी में उधर रह रहे हैं, वो अभी कल ही ये बैठक में थे जो हमने बुंदेलखंड को लेकर के, उसकी सूखा की समस्या को लेके हम सब लोग नीति आयोग के साथ बैठे हुए थे। ये भी थे, ये स्वयं वह सब स्वीकार कर रहे थे कि वहां पानी की समस्या कैसे दूर किया जाए, सभी तालाब खाली पड़े हैं, इनकी बात तक रिकॉर्ड है वहां। तो अब इस तरह से ये कहना कि हम भिजवा दिए हैं, ये तो जैसे चुनावी जैसे कोई उनका कंपटीशन हो रहा हो, इस तरह की बातें कर रहे हैं, निश्चित तौर से ये दुखद है। और इसमें नीति आयोग की बैठक में समाजवादी पार्टी के सांसद सिंह साहब जो बैठे हैं, आपका कहना है कि उन्होंने माना था कि पानी की कमी है, जलाशय सूखे हुए हैं, और इसीलिए इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए आपने ट्रेन की सोची थी, कल्पना की थी, या उससे पहले ही आप लोगों ने तय कर लिया था कि भैया वहां पर अब हमें अपनी जमीन मजबूत करने के लिए, सियासी फायदा लेने के लिए ट्रेन को रवाना करना है? इसमें कोई सियासी फायदा नहीं है, वो तो हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसीलिए कल मुख्यमंत्री तक की बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुलाई है, और इसके पहले हमारे प्रमुख सचिव, हमारे जो मुख्यमंत्री के पीएमओ कार्यालय के साथ है, वो सचिवों के साथ बैठ चुके हैं। हम सब लोग बुंदेलखंड बैठते हैं, हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी सबके साथ बैठते हैं, और उन्होंने इसलिए बुंदेलखंड की विशेष तौर से आजकल वहां पानी पीने की पूरे चारों जनपदों में हमारे मंडल में। मिश्रा जी अब ये बताइए, जब राज्य सरकार ने साफ कह दिया है उन्हें आपकी ट्रेन की जरूरत नहीं है, आप ट्रेन वापस बुला रहे हैं? ट्रेन वापस बुलाने का क्या, अब वो तो सीधे सीधे जब तक प्रशासन नहीं कहेगा, अगर वो अनुमति नहीं देते हैं कि भाई यहाँ सभा न करो, भाई हमारे राष्ट्रीय लीडर तक जाते हैं हमारे, और अगर वहां की जिला प्रशासन अनुमति नहीं देता, राज्य सरकार उसको संकेत कर देती है, तो ये बहुत जगहों में यही होता है। तो वही चीज अगर वो नहीं अनुमति देंगे तो फिर कैसे वहां पर ट्रेन जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन फिर भी कि अभी उमा भारती जी ने मुख्यमंत्री को उधर फैक्स भेजा है, माननीय उमा जी ने, और उसको चूंकि हमारे नेता है तो उसमें मुख्यमंत्री जी का भी कोई जवाब आएगा, उसके बाद हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं उस पर वो विचार करेंगे। तो अभी अगले कुछ दिनों तक हमें ये ट्रेन यहीं खड़ी रही देखने को मिलेगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, अब जब तक उसका निर्णय नहीं होता कि उस विषय में, तो हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, हमारा जो हमारे सीधे राज्य सरकार का कहना है हमें जरूरत नहीं है। आप क्यों इस विषय को इतना तूल देना चाह रहे हैं? आप क्यों इस विषय को इतना बढ़ाना चाह रहे हैं? आप ले आइए अपनी ट्रेन को वापस। अरे ट्रेन की बात नहीं है, वहां की आम जनता को कैसे प्यासों से वहां पशु मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, तालाब सब खाली पड़े हुए हैं, और वहां पर लोगों को अभी प्यास से, अभी मेरे ही क्षेत्र में वहां पर प्यास से व्याकुल होकर के, जिसको इन्होंने समाजवादी का उधर वो यहाँ तक कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य कानून का है उसको भी चुनवैये नेता जब तक नहीं बांटते तब तक किसी को राशन तक नहीं दिया जा रहा है। वो 4 दिन से दौड़ रहा था नत्थू ऐला गांव का, मुंगूस का अभी खत्म हुआ है। आपके मुताबिक ये आप लोगों ने, जो सांसद है वहां के, उन्होंने मांग की थी इस ट्रेन की, इसलिए ट्रेन भेजी गई थी?
नहीं, हमारे सही हमने मांग किया। हमारे पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जो महोबा के सांसद है, हमीरपुर उन्होंने मांग किया, मैंने मांग किया कि हमारे बांदा और पूरे मंडल में हमारे उसमें महोबा भी आता है। हम सब लोग पूरे बुंदेलखंड की चिंता करते हैं। तो क्या इसमें राज्य सरकार को शामिल करना जरूरी नहीं समझा आपने संवैधानिक ढांचे में? ये 40 गांव कहते हैं, वहां सैकड़ों गांव ऐसे हैं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, राज्य सरकार को शामिल करना, उनकी जानकारी भी देना आपने जरूरी नहीं समझा केंद्र को लिखते हुए, या जरूरी नहीं है? ये देखिए, वही तो पूछा उन्होंने पूछा जानकारी की। हमारे जो रेल मंत्रालय है वो अपनी प्रक्रिया के तहत पूछताछ करने का काम किया है, तभी तो ये बातें सामने आई हैं कि इन्होंने उस तरह का वो बातों को घुमाने का काम कर रहे हैं कि ये झूठे वादे कर रहे हैं या हम ये व्यवस्था कर रहे हैं, वो उनकी झूठी का कलई खुल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी और सिंह साहब। चंद्रपाल सिंह सांसद राज्यसभा में, भैरव प्रसाद मिश्रा सांसद लोकसभा में, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों से बात करने के बाद जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये सच है कि पानी की कमी है। दोनों सांसदों ने ये माना है, दोनों राजनीतिक दलों ने ये माना है कि पानी की कमी है, जो पूरा देश जान रहा है, देख रहा है। लेकिन उसके बाद भी सियासत हो रही है, क्योंकि सूखे पर सियासत भूलकर काम करें सभी पार्टियां। हम पानी पहुंचाने के लिए मुकम्मल व्यवस्था करें, इस बात को मानने की बजाय सरकार चाहे तो पानी पहुंचाने की व्यवस्था कर सकती है, ये बीजेपी का कहना है। लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए मिलकर काम करें केंद्र और राज्य, ये भी कहना है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने साफ कहा है हमें जरूरत नहीं है। देखना होगा आने वाले दिनों में ये ट्रेन किस रफ्तार से कहां पहुंचती है। खबरों का सिलसिला यहां जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मुझे दीजिए अनुमति। और एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश की बात बेटियों की अगर हम कहें सम्मान के बिना अधूरी है, इसलिए आज रुख करते हैं, आपको मिलवाते हैं देश की सबसे छोटी लाइब्रेरियन से, जिसने 9 साल की उम्र में पूरे गांव को शिक्षा से जोड़ने का जिम्मा उठाया है। भोपाल की रहने वाली मुस्कान अहिरवार झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों के जीवन में किताबों के जरिए रोशनी बिखेर रही है। मुस्कान ने स्टेट एजुकेशन बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन आंसर राउंड में प्राइज जीता, तभी से इस नन्ही परी को पढ़ाने की जिम्मेदारी दे दी गई। शिवराज सिंह चौहान ने भी इस बेटी को बधाई दी। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। कल रात 9 बजे फिर हाजिर होंगे देश की बात में, देश की तमाम बड़ी खबरों के साथ लेकर चलेंगे आपके गांव के आसपास, मिलवाने के लिए उन हीरो से जो कहीं आपसे सरोकार रखते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। खबरों का सिलसिला यहाँ इस वक्त भी जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।